बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णताप और आज बैलेट बॉक्स इंडिया के राजनीतिक नव प्रवर्तक में हमारे साथ एक शख्स है जो कि अपने को किसी भी टाइटल से परिचय करवाना पसंद नहीं करते हैं। तो हमारे साथ हैं आज अश्वनी कुमार सनातनी, जो कि हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और बक्सर से राजनीति को आगे बढ़ाते आए हैं और देश विदेश तक इसे पहुंचाने का ख्वाहिश रखते हैं। साथ ही इनका राजनीति में आगमन तो काफी वर्षों पहले हो चुका था, लेकिन राजनीति में आने का मुख्य मकसद सिस्टम को बदलना रहा है। तो आइए विशेष बातचीत हम अश्वनी जी से ही करेंगे। अश्वनी जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद भैया जी, जय श्री राम। मेरा सबसे पहला प्रश्न जो आपसे है जी, वो है कि आप अपना जीवन परिचय दें और अपने संघर्ष की कहानी हमें बताएं। जी मैं सर्वप्रथम तो अपना जीवन परिचय देता हूँ। मैं बक्सर के एक कमरपुर ग्राम का रहने वाला हूँ और मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरी एक छोटी सी किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है और कमरपुर का रहने वाला हूँ, बक्सर जिला अंतर्गत बिहार का। शुरू में जब मैं पढ़ाई करता था उस समय मुझे, जब स्कूल कॉलेजों में जाता था उस समय मुझे एक चीज की बार बार दिक्कतें आती थी। कहीं पर भी स्कॉलरशिप या कोई भी सिस्टमेटिक जो सरकारी सुविधाएं थी हम लोगों को जनरल कास्ट को नहीं मिलती थी। बहुत से हम लोगों से बड़े बड़े अमीर ज्यादा लड़कों को मैंने देखा कि उनको स्कॉलरशिप मिलता है, हर चीज मिलता है। ये बड़ा क्लेश होता था। उसके बाद पढ़ाई पीरियड के बाद मेरी मुलाकात एक प्रकाश कुमार जी हुए थे। प्रकाश जी जो कि कभी दिल्ली में मीडिया में हुआ करते थे, जिन पे कि लालू प्रसाद यादव ने लाठियां तोड़वाई थी। तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि देखो आप जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, आप आरक्षण का विरोध करो और इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाओ। तो मैंने उस मुहिम को चालू किया और उसके बाद मेरी मुलाकात सोशल मीडिया में अनंत शर्मा जी से हुई, जो कि राष्ट्रीय महासचिव थे आरक्षण विरोधी पार्टी की। उन्होंने मुझे बतलाया कि अश्विनी कुमार जी आप आइए आरक्षण विरोधी पार्टी में, आप जैसे कार्यकर्ताओं की सख्त जरूरत है। मैं गया तो मुझे बक्सर जिला का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 2015 में मैं बक्सर से विधानसभा प्रवेश किया। इस तरह मेरी राजनीति में एंट्री हुई। लेकिन ये जो अश्वनी कुमार सनातनी, पहले जैसा कि हम जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, फिर भी अश्वनी कुमार राय से अश्वनी कुमार सनातनी कब हुए आप? जी, जब मैं समाज के अंदर प्रविष्ट हुआ तब मैंने देखा कि जातियों में विभेद करके हमें हिंदू बना करके जातियों में बांट दिया गया। जब जातियों में हमें बांटा गया तो मैंने सर्वप्रथम इस पे कार्य किया कि नहीं, सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्थाएं हैं। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है। मस्तिष्क को जिसे ब्राह्मण बोला जाता है, बाजू जिसे क्षत्रिय बोला जाता है, शरीर जिसे वैश्य बोला जाता है, पैर जिसे शूद्रक बोला जाता है। सबसे महत्तम पैर का ही है, शूद्रक का ही है। तो इस तरह मैंने वहां पे रिसर्च किया और करने के बाद मैंने बोला कि नहीं, मैं सनातन धर्म का ही प्रचारक करूंगा। और मेरे कई गुरुओं ने मुझे आदेश दिया कि नहीं, आप सनातन धर्म का प्रचारक बनिए। और इस तरह से मैं राय शब्द हटा करके मैंने अपना नाम सनातनी रखा। जी 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 जी। तो आपने जैसा बताया भी कि आपको एक पत्रकार बंधु से मुलाकात हुई आपकी, प्रकाश जी से, तब उसके बाद आपका दिशा जो था वो राजनीति की तरफ आया और फिर आनंद शर्मा जी से भी मुलाकात हुई और आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन किए, राजनीति में आप सक्रिय राजनीति में आए। तो राजनीति में जो आगमन था आपका, वो जो मकसद था आपका, उसकी वजह पूरी तरह से आप बताए जाए और साथ ही आपका विजन क्या है और मुद्दे क्या है उसके बारे में बताएं। देखिए, जब हमने राजनीति में एंट्री किया तो राजनीति पे मैंने गहन अध्ययन किया। तो मुझे पता चला
कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत पे गुप्त रूप से राज करने की एक नीति बनाई जिसका नाम दिया राजनीति, और इसी के थ्रू 31 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन किया गया एलेनो ह्यूम द्वारा, जो कि एलेनो ह्यूम वही एलेनो ह्यूम है जो कि ये 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 1 करोड़ की जिनकी हत्या करवाया था, तो उसी के बनाई गई पार्टी कांग्रेस है। और मुगल वंशजों को उसके वर्चस्व स्थापित कराए, और चूंकि मुगल वंशजों से उन्होंने सत्ता छीनी थी, किसी भी भारतीय मुल्क के लोगों से अंग्रेजों ने सत्ता नहीं छीनी थी, मुगल वंशजों से छीनी थी। और यहाँ से जब तथाकथित आजादी दे करके गए तो उन्हीं मुगल वंशजों के हाथ के इर्द गिर्द सुपुर्द करके गए। तो मैंने देखा, पढ़ा उसमें कि गवर्नमेंट ऑफ 1935 एक्ट जो है उसको संविधान बना करके दिया गया, और वही अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम कानून आज भी लागू है जो चल रहे हैं। तो मैंने कहा इसका विरोध किया, तो सर्वप्रथम मुझे विरोध में अपनों का ही सामना करना पड़ा, जो कि मुझे कांग्रेसी, गद्दार और वामपंथी लोगों ने कहते भी है, आज भी कहते हैं। उससे मैं बाल गंगाधर तिलक को अपना आदर्श मानता हूं, क्योंकि एकला चला चल स्वामी विवेकानंद जी का जो नारा था कि अकेले चलो कारवां तो बनते जाएंगे, तो मैंने वहीं अकेले चलना स्टार्ट किया, और आज मेरे साथ पूरे कायनात मेरे साथ शामिल है। और मैंने कहा कि जब तक पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर जब तक हम लोग प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक हम इस सिस्टम का विरोध नहीं करेंगे। तो चूंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि अंग्रेजों द्वारा लागू सिस्टम को यहाँ से खत्म किया जाए, इसीलिए मैंने खास करके राजनीति में प्रवेश किया, जन जन तक जाना और लोगों को, अपने भाइयों को जगाना कि देखिए हमें हिंदू में बांट करके हमें आपस में लड़ाया गया और जातियों में बांटा गया। जातियों में बांटने के बाद जिस तरह से हमारे साथ एक चाल चली गई आरक्षण रूपी दंश को दे करके, कि हमारे अपने सनातनी भाइयों को, जो कि गरीब सनातनी भाई है, उनको अलग बांट दिया गया और अगड़ों को अलग बांट दिया गया, और उनसे बोला गया कि आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो था कि आपको आरक्षण का लाभ दे करके हम रोजगार देंगे। जब हमारे भाइयों ने जाकर के गांव से अपना पुराना व्यवसाय जो था उसको छोड़ करके शहरों में जाकर के 7,000 सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके अपने लड़कों को पढ़ाने के बाद जब बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के वो लोग पहुंचे तो नौकरी ही नहीं है। इस तरह से उनको अब दोषारोपण किया गया कि ये जो अगड़ी जातियों के लोग हैं ये तुम्हारे ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, इनको हटाओ, यही तुम्हारे दुश्मन है। और वही झूठी कहानी बना करके और आपस में लड़ा दिया गया, डिवाइड एंड रूल का नियम अपना दिया गया। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं, और हमारा मेन लड़ाई है कि वैदिक सनातन राष्ट्र, रोजगार युक्त वैदिक सनातन राष्ट्र हमारा भारत बने, क्योंकि 100 करोड़ सनातनियों के रहने के लिए कोई देश नहीं है, 50 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ के लिए अनेकों देश हैं। तो हमारी लड़ाई है वैदिक सनातन राष्ट्र, रोजगार युक्त वैदिक सनातन राष्ट्र की लड़ाई है हम लोगों की। आपने बताया भी कि आप आरक्षण विरोधी पार्टी में ज्वाइन किए थे, राष्ट्रीय सचिव जो उसके थे आनंद शर्मा जी, उनके साथ आप जुड़े। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आपको अपनी खुद की एक पार्टी हिंदू समाज पार्टी बनानी पड़ी? जी, मैंने हिंदू समाज पार्टी नहीं बनाया हमारे गुरुजी कमलेश तिवारी जी, जो कि राम मंदिर के पक्षधर थे और राम मंदिर का केस उन्होंने ही लड़ा, इलाहाबाद हाई कोर्ट से डिग्री भी उन्होंने पाया। हमारे शहीद कमलेश तिवारी जी जो कि राम मंदिर के पक्षधर थे, उन्होंने बनाया था, और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और उसके बाद उनकी श्रीमती जी, हमारी बड़ी बहन, हमारी गुरु माता किरण कमलेश तिवारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस समय मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में इस पार्टी में मौजूद हूँ। आरक्षण विरोधी पार्टी से मुझे बैक होने का मेन कारण पड़ा कि जब हम लोग उसमें कार्य कर रहे थे तो मुझे कहीं न कहीं से आभास हो गया कि संजय शर्मा और दीपक और खुद के चेहरे प्रमोट करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। मैंने कई बार उनसे कहा, मैंने रथ यात्रा निकालने की बात बोली, मैंने कहा कि मुझे कुछ सहयोग कीजिए, मैं रथ यात्रा निकालूंगा और पूरे भारत में घर घर तक जाकर के मैं आवाज बुलंद करूंगा। लेकिन उन्होंने
घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहा, पता नहीं किस परिवेश में क्यों, तो मुझे वहां कष्ट महसूस हुआ। उसके बाद रंजन तिवारी जी थे, इंजीनियर रंजन तिवारी, वो जनसंघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे जनसंघ में इनवाइट किया, जो अखिल भारतीय जनसंघ थी उसके थे, और हमको इनवाइट किया और बोले कि राष्ट्रीयवादी जनसंघ बनाया जाए। तो राष्ट्रवादी जनसंघ के लिए हमने हामी भरी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया। लेकिन कहीं न कहीं इनके मन में खोट थी, रंजन तिवारी जी के, जिसकी बदौलत कि हम बक्सर में प्रोग्राम कर रहे थे 18 अक्टूबर 2019 को, जिस समय गुरुजी की हत्या हुई। तो उसमें हमें सुनने को मिला, और रंजन तिवारी जी बोले कि आप मेरे परमिशन के बगैर कैसे आप मीटिंग कर सकते हो। ये जो सर्व समाज एकता मंच के बैनर तले मुझे इनवाइट किया गया था, मैं उसमें गया था। इसी पे उन्होंने उंगली उठाई और बोला कि तुम पार्टी विरोधी कार्य कर रहे हो, तुम्हें पार्टी से बाहर किया जाता है। हम कहे कि पार्टी से तुम मुझे क्या बाहर करोगे, हमें आपके मैनिफेस्टो ही पता चल गया। जब सर्व समाज की आप बात कर रहे हो तो सभी समाज के साथ तो जाना है ना, सभी समाज को लेना है, सनातनियों को लेना है। तो इसके बाद मैं जब गया लखनऊ में, खबर मिली कि भैया की हत्या हो गई, तो लखनऊ गया तो वहाँ राजगुरु माता हमसे बोले कि भैया अश्विनी देखो ऐसे ऐसे बात है बेटा, तुम क्या करोगे। तो मैंने कहा कि जो आप आदेश करो, जो आप आदेश करो। तो उन्होंने आदेश किया कि आप इस पार्टी से जुड़ करके और बिहार का कमान संभालिए। मैं बिहार का कमान संभाला, उसके बाद मुझे राष्ट्रीय टीम में प्रवक्ता का स्थान मिला हुआ है। तो मुख्य जो विषय है, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका विरोध, आपकी पार्टी का विरोध किससे है? देखिए, हमारे पार्टी का विरोध किसी से नहीं है। जो सनातनियों के हित की बात करेगा उसके साथ हम लोग हैं। अगर सनातन धर्म के नाम पे, सनातन धर्म के पीठ पे आघात करेगा कोई, तो ये हमारी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, और न ये हमें बर्दाश्त से बाहर है। अगला प्रश्न जो है मेरा, आपने अपने बक्सर के क्षेत्र में काफी आपने भ्रमण किया है, काफी सेवाएं दी हैं, काफी कुछ किया है जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं और विशेषताएं क्या हैं? देखिए, बक्सर, आपने जो प्रश्न किया बहुत सुंदर और अति उत्तम प्रश्न किया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बक्सर के मैंने भ्रमण किया और चारों तरफ मैंने देखा जो 1947 में बक्सर की स्थिति थी, 70 सालों बाद आज उससे भी बद से बदतर हो गई। यहाँ देव स्थान होने के बाद भी, ये काशी के बाद अगर स्थान किसी का आता है तो बक्सर का आता है। मैं बाहर में भी गया तो बक्सर के नाम पे मुझे लोगों ने मान सम्मान दिया, लेकिन यहाँ बक्सर के सांसद और विधायकों द्वारा बक्सर की तौहीनी की जा रही है। न तो राम जानकी मंदिर है सही है, न पंचकोसी यात्रा जो की जाती है वो सही है। यहाँ के बामन भगवान जो हैं हमारे, जिनके चलते कि माँ गंगा भी धरती पर आई, उस बामन भगवान की भूमि को जेल के अंदर कैद कर दिया गया 1500 ईस्वी के आसपास। तो इसकी आजादी के लिए हम लोग लड़ना चाह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और बक्सर बद से बदतर हो गया है। न रेलवे पुरवारी गुमटी या इटाड़ी गुमटी जो जाती है, वहां पर अश्विनी चौबे ने उसका शिलान्यास किया, वो भी गायब है। कई जगह अश्विनी कुमार चौबे ने जो किया आज तक उसमें कार्य हुआ ही नहीं। केशवपुर मानिकपुर में नलकल योजना के लिए जो आया था पैसा, उसको बक्सर के डीएम साहब ने रिसर्च किया। सर्च करने के बाद उसमें पता चला कि 125 करोड़ रुपया निकल गए हैं और उसमें कार्य कुछ हुआ ही नहीं है। पता नहीं संजोग से बेचारे की हत्या हो गई कि आत्महत्या कर लिए। मुझे तो आत्महत्या नहीं लगता है, ये हत्या ही लगता है, हत्या हो गई उनकी। तो जिस तरह से बक्सर की स्थिति आज है, क्रिटिकल कंडीशन पे, देवभूमि होने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं है। तो हमारी टीम ने पूरी कोशिश की है कि अगर हम लोगों को कोई भी अगर पावर मिलता है तो सर्वप्रथम हम बक्सर को देवभूमि घोषित करवाएंगे और
पर्यटक स्थल बनवाएंगे इसको। जी जी, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि समस्याएं क्या हैं, तो सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है जी कि कुछ न कुछ विशेषताएं या कुछ खासियत होती है उस इलाके की। जी तो वैसे में यूपी से सटता हुआ आपका बॉर्डर है बक्सर का, जी जी जी। तो जानना चाहूंगा कि यहाँ की खासियत क्या है। बक्सर सप्त ऋषियों की भूमि रही है सदियों से, और जो आज बक्सर की सबसे बड़ी खूबी है कि पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, आप वेदों में भी उठा करके देख लीजिए, जब पूरा सृष्टि भी विध्वंस हो गया लेकिन बक्सर के 12 कोस का एरिया अभी आज तक विध्वंस नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी खूबी है बक्सर की। पूरी सृष्टि, जैसे नहीं होता है कि सृष्टि विनाश हो गई, सृष्टि का नाश हो गया, लेकिन कई बार सृष्टि के नाश होने के बाद भी बक्सर के 12 कोस के एरिया अभी आज तक, वेदों के हिसाब से मैं बतला रहा हूँ, विध्वंस नहीं हुआ है। क्योंकि मैं वेद पे विश्वास करता हूँ। वेद हमारी जननी है, हमारी जन्म भूमि है और हमारी माँ है, तो इसलिए वेद पे तो मैं भरोसा करता हूँ। और उसी में दिया गया कि बक्सर का विनाश कभी हुआ ही नहीं है। जी 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 जी। अंत में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप क्रिमिनल बलात्कारी, रेपिस्ट, आतंकवादी नेताओं के वोट अपना मत दें। आप सर्वप्रथम उसकी जांच करें कि कौन आपकी योग्य है, कौन क्रिमिनल नहीं है। आज 184 संसद जो है क्रिमिनल है, तो ऐसे नेता को मत चुने। बड़ी दुख की बात होती है, आंसू आता है, ऐसे लोगों को हमारे लोग चुनते हैं। पैसे के बल पे दे करके वोट खरीद लेते हैं। ओसामा बिन लादेन जैसा जो है नहीं, वैसा क्रिमिनल आकर के धनोपार्जन की बाढ़ करके और वोट अपने पक्ष में कर करके जीत करके जाता है, तो संसद में जाएगा तो जिसे जेल के सलाखों में होना चाहिए, वो आपका सरकार चला रहा है, वो क्या आपका राष्ट्र निर्माण करेगा? तो यही मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि ऐसे बलात्कारी, रेपिस्ट सांसदों को, आतंकवादियों को अपना वोट और सपोर्ट न दें। ये थे आज हमारे साथ अश्वनी जी, अश्वनी कुमार सनातनी। तो हमें उम्मीद है कि आप जिस मकसद से काम कर रहे हैं या समाज को परिवर्तन की दिशा में लाना चाहते हैं, उसमें आपका प्रयास सफल हो और बैलेट बॉक्स इंडिया से आप जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व।